Hello friends, welcome to A1IS. My name is Pranav Singh and today we'll discuss another important article in fundamental rights. इंडियन पॉलिटी में हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं और इसमें सारे सीरीज जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो हर दिन एक आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं। लास्ट में हमने आर्टिकल 21 डिस्कस किया था, 19, 20 एंड द ऑल इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। तो हम इस सीरीज के थ्रू सारे फंडामेंटल राइट्स के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल को डिस्कस करेंगे और अगर आप इस आर्टिकल के वीडियोस को देखिएगा तो आप सारा कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। आज हम जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल पढ़ेंगे वो है आर्टिकल 12, जहां पे व्हाट इज स्टेट, डिफिनेशन ऑफ स्टेट के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। जब भी आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ते होंगे टू इम्पोर्टेंट आर्टिकल बहुत ज़्यादा है। जैसे इम्पोर्टेंस अगर हम बात करें दो आर्टिकल्स का, आर्टिकल 12 का और आर्टिकल 13 का, अगर आप ये दो आर्टिकल को समझ गए हैं, व्हाट इज स्टेट में क्या स्टेट को लेकर कहा गया है, डिफिनेशन क्या है, और आर्टिकल 13, तो आगे जितने फंडामेंटल राइट्स हैं और जो पॉलिटी का जो बेसिक कंसेप्ट है वो बड़ा इजीली आप समझ सकते हैं। फिर आपको कहीं पे कंसेप्चुअल चीज समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो हम आज आर्टिकल 12 के थ्रू सारा डिफिनेशन ऑफ स्टेट क्या है, कौन सा स्टेट के डिफिनेशन में आएगा, इसका स्कोप क्या है, जुडिशरी का इससे रिलेटेड क्या चीज है, वो सारा चीज हम समझेंगे। तो आर्टिकल 12 की अगर हम बात करें, आर्टिकल 12 गिव्स एन एक्सटेंडेड significance of state। हमें पता है व्हेन वी टॉक अबाउट द फंडामेंटल राइट्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, टू नो कि अगर हमारा फंडामेंटल राइट्स कर्टेल किया जा रहा, हमारा फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जा रहा फ्रॉम द स्टेट, तो पहले हमें यह समझना होगा कि द डेफिनेशन ऑफ स्टेट की बात कर रहे हैं, फिर व्यू ऑफ स्टेट की बात करें तो कौन बॉडीज और स्टेट्स में बिलोंग करेगा या स्टेट के कौन इंस्ट्रूमेंट्स उसके पार्ट होंगे, तभी तो हम बता सकते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं। क्या कौन सा प्राइवेट बॉडीज है या कौन सा गवर्नमेंट का अथॉरिटी है जिसके अंदर ये आर्टिकल 12 को डिफिनेशन हम देख सकते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफिनेशन ऑफ ए स्टेट वेयर वी हैव टू गिव द रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। आर्टिकल 12 का जब आर्टिकल 12 में हम स्टेट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को तो देंगे, तभी तो हम डिसाइड कर सकते हैं हमारा फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुआ है। जब हम रिट्स के लिए अप्लाई करेंगे हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे तो वहां तो यही देखा जाएगा कि वो स्टेट है कि नहीं, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स एक तरीके से गिवन टू द सिटीजन एंड गिव रिस्ट्रिक्शन ऑन द स्टेट्स। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज निकल कर यहाँ पे आए कि हम स्टेट किसे कहेंगे, हु आर कम्स अंडर द परव्यू ऑफ स्टेट, स्टेट के अंदर कौन आएगा। तो इट्स गिव द स्टैंडर्ड सिग्निफिकेशन ऑफ स्टेट एंड responsibility given to particular state और particular thing जो हमारा fundamental rights violate करेगा। तो most of the fundamental rights given to the citizen and states को एक तरीके से restrict किया गया। जब हम आर्टिकल 12 की बात करेंगे, आर्टिकल 12 को आप पढ़िएगा तो उसमें लिखा गया है कि स्टेट के डिफिनेशन में कौन कौन आएंगे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, उसी में भी उसके लेजिस्लेचर, ऑल लोकल बॉडीज और ऑथोरिटीज विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया और लोकल बॉडीज और अदर ऑथोरिटीज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यही आर्टिकल 12 में बताया गया है, लेकिन देयर इज नो ब्रॉड डिफिनेशन रिगार्डिंग आर्टिकल 12। जब मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 12 के बारे में डिस्कस कर रहे थे इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उन्हें पता था कि हम इतना चीज के बाद भी बहुत सारे इसमें डिफिनेशन में बहुत सारे चीजें जुड़ेंगी। तो शुरुआती दौर में इन्होंने बताया कि ये जो है स्टेट के डेफिनेशन में आएंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया,
जहां पे हम लेजिस्लेचर पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, स्टेट की हम बात कर रहे हैं, लोकल बॉडीज और अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 1। उसके बाद लोकल बॉडीज और अथॉरिटीज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसके अधीन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन में, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल करती है। लेकिन समय के साथ सुप्रीम कोर्ट हैव वाइडेंड एंड ब्रॉडेन द स्कोप ऑफ आर्टिकल 12। उन्होंने लोकल अथॉरिटीज को भी समझाया कि कौन सा लोकल अथॉरिटीज होंगे। जब हम टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं तो डायरेक्टली डिफाइन द आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 में आपने पढ़ा होगा, जब हम टेरिटरी की बात करते हैं, यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात करते हैं, द टेरिटरी ऑफ इंडिया, द यूनियन टेरिटरी, और आने वाले समय में जिसको भारत अपने इंपॉर्टेंट पार्ट बना ले, तो दिस इज ऑल कम्स अंडर द आर्टिकल 1। तो उसी को हम टेरिटरी ऑफ इंडिया कह रहे हैं। ये दो पॉइंट तो बड़ा इजी क्लियर था कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट की बात करें। लोकल बॉडीज को भी वही डिफाइन किया गया कि लोकल बॉडीज कौन सा होंगे, एंड दिस ऑल आर द डिफाइंड बाय द जुडिशरी के जो इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स आए। जुडिशरी के इंटरप्रिटेशन से ये सब चीजें और भी क्लियर हुए और भी ब्रॉडन किया गया स्कोप ऑफ आर्टिकल 12 को। जब हम लोकल बॉडीज की बात करें तो वो बॉडीज जो कमांड दे सके, ऑथोरिटी दे सके, हैविंग ए लॉज, नोटिफिकेशन जो ला सकते, उसे हम लोकल बॉडीज कहेंगे। हम जब अदर ऑथोरिटीज की बात करेंगे उसके लिए एक इंपॉर्टेंट टेस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंटलिटी आया कि हम कैसे डिफाइन करेंगे कौन सा स्टेट का बॉडीज हो सकता है या किसके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो अंडर में आ सकता है। इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस निकल कर आया था जी टेलीफिल्म्स और बीसीसीआई का लेकर कि बीसीसीआई स्टेट है कि नहीं है। जब उस पर इंपॉर्टेंट जजमेंट आया तो क्लियरली बताया गया कि बिहार जो बोर्ड क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया है इज नॉट विद इन द स्कोप ऑफ आर्टिकल 12। वो स्टेट नहीं है, तो वो आरटीआई के दायरे में नहीं आ सकता है। उसके फंडामेंटल राइट्स को अगर कर्टेल किया जाता है तो आप रिट्स को लेकर नहीं जा सकते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आया तो डॉक्ट्रिन ऑफ टेस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंटलिटी, कि जो स्टेट के जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं या ऑर्गन्स है वो हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो उसका भी एक इंपॉर्टेंट जजमेंट आया, उसके थ्रू ये समझ में आया कि अगर किसी भी बॉडी को अगर सरकार या गवर्नमेंट फंड करती हो या उसमें उसका शेयर्स हो, स्टेट कैपिटल की बात की गई है, मोनोपोली की बात की गई है, अगर ये सब पॉइंट्स अगर चेक किया जाएगा इन दिस डॉक्ट्रिन ऑफ इंस्ट्रूमेंटलिटी, तब हम कह सकते हैं भी कोई भी बॉडी और अथॉरिटी स्टेट्स का पार्ट है कि नहीं और अंडर द डिफिनेशन ऑफ आर्टिकल 12 में आएगा कि नहीं आएगा। एंड थ्रू दिस स्टेट ऑफ इंस्ट्रूमेंटलिटी अगर आप देखिएगा बीसीसीआई को, बोर्ड क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया का, क्या इसमें भारत का कोई शेयर फंड्स लगा हुआ है? नहीं, गवर्नमेंट का। अगर हमें बात करें मोनोपोली, नहीं, मोनोपोली नहीं है। हम चाहे तो और भी दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल खड़ा कर सकते हैं, उसमें प्लेयर को जोड़ सकते हैं फॉर द प्लेइंग फॉर द क्रिकेट। उसके बाद हम देखेंगे कोई इसके जो फंक्शंस ऑथोरिटीज है क्या वो कंट्रोल करती है गवर्नमेंट? नहीं। इट मींस दैट दिस इज नॉट द अंडर द स्कोप ऑफ आर्टिकल 12। तो ये जो टेस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंटलिटी है या डॉक्ट्रिन ऑफ इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ स्टेट है, ये हमें एक्सप्लेन करता है और एक तरीके से स्कोप ऑफ आर्टिकल 12 को और भी इजिली समझाता है। और ये बड़ा कंफ्यूजन बना रहता है कि कौन स्टेट के उसमें आएगा या कौन स्टेट के परव्यू में नहीं आएगा। तो दिस इज अ बेसिक कंसेप्ट रिगार्डिंग आर्टिकल 12 जो बहुत कंफ्यूजन देता है। जब कॉन्स्टिट्यूशन में आप पढ़ रहे होंगे आर्टिकल 12 में किसी भी किताब से, तो बस वहां पे लिखा हुआ है ऑल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट को लेकर, स्टेट लेजिस्लेचर को लेकर, ऑल अथॉरिटीज, लोकल बॉडीज विद इन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड दिस डॉक्ट्रिन प्ले इंपॉर्टेंट रोल। तो ये पूरा आर्टिकल 12 यहां से कंसेप्ट निकल कर आता है। अब दूसरा एक कंसेप्ट यहां से निकलता है कि जुडिशरी स्टेट के प्रीव्यू में आएगा। इज जुडिशरी इज स्टेट और नॉट? अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन निकल के आया कि जुडिशरी स्टेट और नॉट है कि नहीं। क्या जुडिशरी स्टेट आएगा? इफ जुडिशरी के कुछ इंपॉर्टेंट के कारण हमारा फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट होता है तो हम किसे रिट्स तरीके रिट्स लेकर जाएंगे?
तो इसको भी लेकर बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हुआ, व्हेन जुडिशरी प्ले टू फंक्शन, व्हेन नॉट। हमें समझने के लिए ये होगा कि अगर जुडिशरी का जो फंक्शन है नॉन जुडिशरी हो, नॉन जुडिशरी हो, लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टाफ्स, तब अगर यहाँ पे कुछ फंडामेंटल राइट्स का वायलेट होता है तो दैट कम्स अंडर द परव्यू ऑफ स्टेट और आर्टिकल 12। तब हम रिट्स को लेकर जा सकते हैं और फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन को लेकर हम जुडिशरी के ऊपर भी वो कर सकते हैं। लेकिन जब हम जुडिशरी फंक्शन की बात करें, जुडिशरी फंक्शंस की बात करें, इट मीन्स दैट नॉट कम अंडर द स्कोप ऑफ आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 अंडरस्टैंड, जुडिशरी स्टेट है या नहीं है, ये दो तरीके से समझा सकता है। फर्स्ट, जब जुडिशरी का जो फंक्शन है वो नॉन जुडिशरी है, एडमिनिस्ट्रेटिव को लेकर हो, उसके अपॉइंटमेंट ऑफ स्टाफ्स को लेकर हो, सेक्रेटरीट को लेकर हो, और वहां पे फंडामेंटल राइट्स वायलेट किया जाता है, तब ये अंडर द स्कोप ऑफ आर्टिकल में आएगी 12। लेकिन जब हम जुडिशरी फंक्शंस को प्ले करती, कोई भी जो है लॉ को इंटरप्रेट करती है या किसी चीज पे ध्यान दिया जाता है, अगर उसके जजमेंट से फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तब हम रिट्स को लेकर नहीं जा सकते, दैट नॉट कम्स अंडर द स्कोप ऑफ आर्टिकल 12। ये बड़ा क्लियर कर दिया गया कि जुडिशरी स्टेट का पार्ट है या नहीं है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द होल फंडामेंटल राइट्स, जहां पे हर जगह पे यही लिखा रहता है स्टेट स्टेट स्टेट। वो तभी समझ में आएगा जब हम आर्टिकल 12 को बहुत अच्छे से समझेंगे। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस निकल कर आया था, द इंपॉर्टेंट केस रिगार्डिंग जुडिशरी, नोस सिरधर करके एक इंपॉर्टेंट केस था वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। यहीं पे एक चीज एक्सप्लेन किया गया था, जुडिशरी का नॉन जुडिशरी फंक्शन और जुडिशरी फंक्शन। इफ जुडिशरी फंक्शन और इंटरप्रिटेशन वायलेट फंडामेंटल राइट्स, दैट नॉट कम अंडर द स्कोप ऑफ आर्टिकल 12। तो दिस एक्सप्लेन द जुडिशरी का स्कोप अंडर आर्टिकल 12। और हमने पूरा शुरुआत से आर्टिकल 12 समझा क्या है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द आर्टिकल 12। ये कंसेप्ट हमें समझना चाहिए व्हेन वी टॉक अबाउट द आर्टिकल 12। जो मैंने शुरुआती दौर में कहा कि आर्टिकल 12 है क्या, एक एक पॉइंट को चीज को समझा। आर्टिकल 12 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेकर गवर्नमेंट ऑफ स्टेट को। तो ऐसे करके जब आप फंडामेंटल राइट्स पढ़िएगा एक एक आर्टिकल को अच्छे से ब्रीफली, उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिएगा तो आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हर चीज को, कंसेप्ट को समझ सकते। दिक्कत क्या होता है, बिना कंसेप्ट समझे हम किताबें के जो इंपॉर्टेंट किताब होता है उसको पढ़ने लगते हैं। फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कि क्या आर्टिकल 12 क्या कह रहा है, किस स्कोप के बारे में कह रहा है, किसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जा रहा है। यहाँ एक एक वर्ड में ऑथोरिटी कौन होगा, अदर ऑथोरिटीज के लिए हम किसे बोलेंगे, टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या है, यहाँ किस टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात की गई है तो आर्टिकल 1 की बात है। लोकल बॉडीज कौन होंगे, और ये टेस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंटलिटी क्या है और डॉक्ट्रिन ऑफ इंस्ट्रूमेंटलिटी क्या है। तो दिस इज ऑल इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग आर्टिकल 12। ऐसे करके हमें सारे आर्टिकल्स पढ़ना इन द फंडामेंटल राइट्स। और कल जो हम आर्टिकल पढ़ेंगे वो है आर्टिकल 13, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, लॉज इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट्स। लॉज इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। इसमें हमें कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन पढ़ना है, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर, डॉक्ट्रिन ऑफ सीवरेबिलिटी। ये तीनों डॉक्ट्रिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये लॉज क्या कहता है, आर्टिकल 13 क्या कहता है, बेसिकली इट रिस्ट्रिक्ट द स्टेट कि अगर आप कोई भी लॉज लाएंगे और वो फंडामेंटल राइट्स के साथ कोलाइड करेगा, अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जाएगा तो वो लॉ पूरा नल एंड वाइड हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। It means that this article give the power to restrict state कि आप ऐसा लॉ लाइए जो फंडामेंटल राइट्स के साथ कोलैप्स ना करे या कोई कटेल ना करे। और ये सच्चाई है कि कोई भी लॉ आएगा वो फंडामेंटल राइट्स के साथ कोलैप्स करेगा, बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन और आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन।
इसमें हमें दोनों एंगल्स को देखना। तो इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस होल आर्टिकल 13 विथ फुल कंसेप्ट, जिससे हमें सारे चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। एंड देन वी सी द इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तब तक आप अच्छे से पढ़िए, रिवाइज योर नोट्स, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए, आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कल हम मिलते हैं विद आर्टिकल 13। तब तक आप अच्छे से ध्यान रखिए। थैंक यू।